ओके, सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से चल रही है। सो आइए, आपकी इस प्रिपरेशन को एक विनिंग एज देने के लिए आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सो आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, आप देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर हम जनरल साइंस में बायोलॉजी के अंदर बॉडी मूवमेंट इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बॉडी मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी ने इससे पहले काफी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा होगा, लेकिन आज के सेशन में हम जल्दी से रिकॉल करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि इस समय आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे बॉडी मूवमेंट्स देख पा रहे हैं आप। ये जो बॉडी मूवमेंट्स आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स हैं। अब ऐसे में हमें ये समझना होता है कि बॉडी मूवमेंट क्या है, और एक्चुअली में जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो रियलिटी में मूवमेंट का मतलब क्या है, ये सभी बातें हमें जाननी होंगी। लोकोमोशन क्या होता है, बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर मूव कर पा रही है तो आखिरकार उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, उसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है। जॉइंट्स क्या होते हैं, बोन्स क्या होती हैं, मसल्स क्या हैं, कार्टिलेजेस क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम इस चैप्टर बॉडी मूवमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार ये बॉडी मूवमेंट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे व्हेनेवर एन ऑर्गेनिज्म मूव्स इट्स बॉडी पार्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेस इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। यानी कि अगर हम बात करें बॉडी मूवमेंट क्या है, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि अगर हमें यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो आखिरकार ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं कि तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले तो एनिमल्स, एनिमल्स के बाद अगर हम बात करें तो प्लांट्स, और अगर हम प्लांट्स के अलावा बात करें तो हमारे सामने कुछ माइक्रोब्स आते हैं। माइक्रोब्स जिन्हें आप कई बार स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एनिमल्स का मूवमेंट हमें दिखाई देता है, हमें माइक्रोब्स, पैथोजेंस, स्मॉल माइक्रोब्स, इन सब का मूवमेंट भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स के मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स के मूवमेंट में हमें इस बात को समझना होगा कि हमें ये चीज पता है कि प्लांट डायरेक्टली मूव नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं जिनमें आपको मूवमेंट दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो पेड़ पौधों के जो पत्तियां हैं वो हिलती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें लीव्स के अंदर मूवमेंट दिखाई देता है। तो अगर लीव्स के अंदर मूवमेंट है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी तो एक तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट भी हमें समझना है कि किस तरीके का है। क्या वो पार्शियल मूवमेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, उस मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, या अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर लोकस के अबाउट, किसी पर्टिकुलर पाथ के अबाउट अगर मूव कर रहा है तो आप उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये सभी बातें हमें जाननी है। तो आपने देखा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को मूव कराता है तो बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं उसकी बॉडी के मूवमेंट के। मान के चलिए कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं, तो घर से निकलना है, आपको स्कूल जाना है, और स्कूल जाने के बाद फॉर एग्जांपल आपको घर वापस आना है। तो इस बीच में आप अपने स्कूल से घर के बीच में अपनी बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। आप सुबह उठेंगे, आप अपने बेड से नीचे उतरेंगे, आपकी बॉडी मूव कर रही है। आप जाएंगे, आप ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, आप नहाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे, आप अपनी बस को पकड़ेंगे या जिस भी कन्वेंस से आप जाते हैं, फिर आप स्कूल पहुंचेंगे, वहां पर पढ़ाई करेंगे, आप अपना लंच करेंगे। तो अगर आप पूरा देखें तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आपके स्कूल से घर आने तक बहुत सारे बॉडी मूवमेंट आपके होते हैं। तो आपने देखा कि पर्पसेस क्या है, पर्पसेस अलग अलग हैं। जब आप बेड से उतरे नीचे, फॉर एग्जाम्पल ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, तो अलग अलग बॉडी मूवमेंट है। आप जब वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग में आपने देखा कि आपके लेग्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो आपने अपने हाथ से उठाकर अपने ओरल कैविटी में कोई फूड पार्टिकल या फूड सब्सटेंसेस डाले। तो
डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पर बॉडी जो मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ये फीचर है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्लांट की बॉडी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, प्लांट के केस में जो प्लांट किंगडम है जिसके अंदर आपको पता है कि टोटल 5 तरह के हमने प्लांट्स रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि सबसे पहले थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो ये जो पांचों तरह के प्लांट होते हैं हम इन सभी की बात करते हैं। इनकी बॉडी में अगर मूवमेंट है तो वो बहुत ही पार्शियल मूवमेंट देखने को मिलता है, कंप्लीट बॉडी मूव नहीं करती है। लेकिन अगर आप बात करें एनिमल्स की, आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हालांकि आज अगर आजकल की बात करें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका है। और अगर आप माइक्रोब्स की बात करें तो ये सभी के सभी मूव करते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक बातें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, ब्रीदिंग, ईटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट। आपने देखा कि अगर कभी आप अपनी आईज का मूवमेंट कर रहे हैं, आईज ब्लिंक हो रही हैं आपकी, अभी आंखें बंद हैं और फिर आंखें आपने खोल ली तो मूवमेंट हुआ। इसके बाद आप देखें आप कुछ खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय भी आपके मूवमेंट होता है, आपके हाथों से आप अपने फूड पार्टिकल्स को अपने ओरल कैविटी या बकल कैविटी में डालते हैं। इसके बाद जब बकल कैविटी के अंदर खाना पहुंच जाता है तो आप अपने दांतों से और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, ये सभी मदद करते हैं मैस्टिकेशन और च्यूइंग में। तो वहां पर भी आपके बकल कैविटी या ओरल कैविटी में भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जब आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ब्रीदिंग में भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी का मूवमेंट होता है। जब आप सांस खींचते हैं, जब आप इनहेल करते हैं एयर को, तो आप देखेंगे कि आपकी जो थोरैसिक कैविटी है, आपने देखा कि आपकी जो थोरैसिक कैविटी है उसके अंदर मूवमेंट हुआ। और फिर जब आप अपने ब्रीद आउट करते हैं एयर को, तो ऐसे में भी आपका जो रिलैक्सेशन है वो फिनोमेना आपको देखने को मिलता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि मूवमेंट कितना ज्यादा जरूरी है आपके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बॉडी मूवमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें बॉडी मूवमेंट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझने हैं। आइए उन पर एक बार डिस्कशन करते हैं। द ह्यूमन बॉडी movements get polished by as we grow in age। अगर हम ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट की बात करें तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं और ज्यादा फाइन होने लगते हैं। फाइन होने का मतलब है और ज्यादा पॉलिश होने लगते हैं। पॉलिश इन द सेंस, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले जब एक कोई छोटा बच्चा होता है तो बेटा वो क्रॉल करता है। तो क्रॉलिंग से लेकर, क्रॉलिंग का मतलब जब वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं चलना नहीं रेंगना कहते हैं। तो रेंगता है, वो अपने नीज की हेल्प से और अपने हाथों की हेल्प से रेंगता है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है कि इंक्रीज होता है जैसे जैसे एज, तो ऐसे में आप वॉक करना सीखते हैं, आप रनिंग करना सीखते हैं। और ऐसे में आपने देखा कि सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक छोटा बच्चा जिसने क्रॉलिंग करी वो भी एक बॉडी मूवमेंट था। और क्रॉलिंग के बाद जब वो चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, वो भी कहीं ना कहीं बॉडी मूवमेंट होते हैं। सो आई होप कि आपको ये सभी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये लोकोमोशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले लोकोमोशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए बॉडी मूवमेंट हमने समझ लिया। अब लोकोमोशन में हमें ये चीज समझ में आ रही है कि एक लोकस यहाँ पर होगी, यानी कि एक पाथ होगा पर्टिकुलर। तो उस पाथ के अबाउट जब आप मूव करते हो तो हमें पता है कि उसे हम क्या कहेंगे, उसे स्टूडेंट्स हम कहेंगे लोकोमोशन। अब देखिए द मूवमेंट ऑफ लिम्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर लीड्स एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। यानी कि यहाँ पर बात बताई जा रही है कि हमारे लिम्स का अगर यूज हो, हमारे इन द सेंस अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो लिम्स होंगे, या कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप बात करते हैं तो अगर कभी लिम्स का यूज करते हुए किसी ऑर्गेनिज्म के पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर एक पर्सन है ए, और अब ये पर्सन यहाँ पर फॉर एग्जांपल P1 सिचुएशन से चल के या P1 पोजीशन से चलकर किसी P2 पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो अगर ये P2 पर पहुंच रहा है तो यहां से लेकर यहां तक जब ये चला है, तो ये जो आपने देखा पोजीशन जो यहाँ पर ये गैप हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर ये डी डिस्टेंस
d मीटर की डिस्टेंस अगर ट्रैवल करके P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक पहुंचा है, तो और यहाँ पर अगर T1 टाइम हो रहा था और अगर यहाँ पर T2 टाइम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में जो ये चेंज है, उसी को हमने लोकोमोशन के नाम से समझा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि लोकोमोशन में क्या है कि एक लोकस का होना जरूरी है, एक पर्टिकुलर पाथ होगा, और जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एक इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंचता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो वहां पर हमें बॉडी का जो मूवमेंट देखने को मिलता है, उसे हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि आखिरकार जो लोकोमोटरी मोशन होती है, यानी कि जो कहीं ना कहीं लोकोमोशन है, उसके कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो चलिए एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस बात को समझें, तो कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है वॉकिंग। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म वॉक कर रहा है, तो वॉकिंग में आपने देखा कि एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर वो वॉक करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, लोकोमोशन का एग्जाम्पल, एक लोकस चलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई बाइसिकलिंग कर रहा है, तो अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है, तो साइकिलिंग के अंदर भी क्या होगा, साइकिलिंग के अंदर भी एक पर्टिकुलर पाथ कवर होता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन रनिंग कर रहा है, तो रनिंग के केस में भी क्या होगा, रनिंग के केस में भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक लोकोमोशन देखने को मिलता है। कोई पर्सन फॉर एग्जांपल स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग के केस में भी क्या होगा, स्विमिंग के केस में भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि लोकोमोशन का जो कंसेप्ट है, वो हमें दिखाई देता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। चलिए, तो लोकोमोशन जो भी हमने पढ़ा, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तो चलिए इनके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो उनमें लोकोमोशन भी डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम, जो कि सीलोफोरा फाइलम का मेंबर है। सीलोफोरा, ठीक है, सीलोफोरा फाइलम का ये मेंबर है। और अगर ये सीलोफोरा फाइलम का मेंबर है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये एक प्रोटोजोआ के अंदर आता है, और इसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या है, सीलिया कुछ और नहीं बल्कि वेरियस वेरियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स। ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिनको हमने सीलिया के नाम से जाना है। तो आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही है। TERS, STRUCTURE स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आए। ऐसे अगर हम बात करें हाइड्रा की, हाइड्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो हाइड्रा की अगर बात की जाए, तो हाइड्रा जो कि निडेरिया का मेंबर है, निडेरिया फाइलम का मेंबर है ये। और निडेरिया अगर फाइलम का मेंबर है, तो इसके पास मूवमेंट के लिए टेंटिकल्स होते हैं, कुछ इस तरह के। इसके पास लाइक दिस, इस तरह के इसके पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पे, जिसको टेंटिकल्स कहते हैं, और ये टेंटिकल्स ही हैं जो हाइड्रा को मूव कराने में मदद करते हैं। ऐसे आपने ऊपर पैरामीशियम देखा, तो फॉर एग्जांपल अगर ये पैरामीशियम का एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरह से सीलिया। फिर देखिए क्या लिखा है, वी यूज लिम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, लोकोमोशन इज नेसेसरी फॉर फूड एंड शेल्टर एक्सेट्रा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हम अगर ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे पास लिम्स हैं। लिम्स का मतलब हो गया कि हमारे पास अपर बॉडी लिम्स है, और हमारे पास कुछ लोअर बॉडी लिम्स होते हैं। अपर बॉडी लिम्स की अगर हम बात करें, तो हम अपने हैंड्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम लोअर बॉडी लिम्स की बात करते हैं, इसका मतलब हम अपने फीट की बात कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हैंड्स और फीट की हेल्प से अगर कभी मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे मूवमेंट में आपने देखा कि मूवमेंट हम क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें फूड की नीड है, हमें शेल्टर की नीड है, तो इन सभी पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए हम लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइड क्लियर हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। आप देखिए, आपके सामने इस समय पैरामीशियम का एग्जांपल है। तो इस पैरामीशियम में जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम सीलिया कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, यही आपके सीलिया है, ये पैरामीशियम है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमने दूसरे एग्जाम्पल में बात की है हाइड्रा की। तो आप देखिए, हाइड्रा के पास यहाँ पर आपको ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं को हम टेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रा के पास टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स इसको मूव कराते हैं। और आप देखिए, यहाँ पर हाइड्रा जब रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। तो हाइड्रा में बडिंग
होती है। बडिंग भी हो सकती है, रीजनरेशन भी हो सकता है। ये क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस है। तो बडिंग के थ्रू भी हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है और रीजनरेशन के थ्रू भी करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा का कोई पार्ट है जो रीजनरेट कर रहा है, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। और बडिंग का मतलब है कि यहाँ से ये हाइड्रा जब ये मेच्योर हो जाएगा तो इतना पोर्शन यहाँ से कट के अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के। सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोकोमोशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं। तो अभी हमने इस बात को समझा कि जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ह्यूमंस के केस में क्या है, हमारे पास लिम्स होते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोअर लिम्स को बताया गया है। तो ये क्या है, ये आपके फीट हैं, यानी कि आपके पैर हैं और इनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। अब जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ये है कि जब हमने बॉडी मूवमेंट को समझ लिया तो कई सारे ऐसे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिनकी बॉडी में मूवमेंट होता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिरकार इन एनिमल्स की बॉडी अगर मूव कर रही है तो कैसे कर पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आपसे पूछे कि अगर बर्ड मूव कर रहा है या बर्ड अगर उड़ पा रहा है तो कैसे उड़ रहा है, या अगर अर्थवॉर्म है, अगर अर्थवॉर्म स्क्रॉल कर पा रहा है तो कैसे कर पा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने बन सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें कि बॉडी मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थवॉर्म है उसके पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स? मसल्स। और जब मसल्स के अंदर एक्सपेंशन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही, याद रखेंगे, अर्थवॉर्म मूव कर पाता है। तो हमने इस बात को समझा कि अर्थवॉर्म की मूवमेंट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, वो भी मसल्स के। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। स्नेल की बात करते हैं। तो स्नेल, आपको पता है कि स्नेल जो है वो मोलस्का का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मोलस्का एक फाइलम है जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्नेल। ऐसे अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म एनिलिडा का मेंबर है, एनिलिडा फाइलम का मेंबर है अर्थवॉर्म। तो अगर हम यहाँ पर इस बात को समझें कि स्नेल में कैसे मूवमेंट है, तो स्नेल की बॉडी को पहले देखिए। स्नेल के बॉडी में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक है आउटर बॉडी जो कि एक कवच है, आप कह सकते हैं कि वहां पर आपको एक एक पूरी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो कहीं न कहीं उसको प्रोटेक्ट करती है स्नेल को। तो वो जो उसका एक आउटर कवरिंग है, जो कि बनी होती है प्रोटीन की, काइटिन की और कैल्शियम कार्बोनेट की। और ठीक नीचे अगर उसकी बात करें तो उस कवर के ठीक नीचे रियल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसको हम आप स्नेल के नाम से जानते हैं। और स्नेल के पास क्या होता है? स्नेल के पास थिक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इस स्ट्रक्चर को ही हम फूट लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इसकी वजह से स्नेल मूव कर पाता है। तो स्नेल के जो मसल्स हैं वो एक्चुअली में इतने थिक होते हैं कि वो एज अ फूट वर्क करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि स्नेल के पास क्या है? स्नेल के पास फूट लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच कैसे मूव कर रहा है? तो कॉकरोच को अगर हम देखें तो ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इसको हम रख सकते हैं। और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा स्पीशीज किसी फाइलम के अंदर है तो वो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ही होती है। और इतना ही नहीं, कॉकरोच के पास 3 पेयर लेग्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी हेल्प से कॉकरोच मूव कर पाता। तो इनके पास लेग्स हैं, वो भी 3 पेयर, यानी कि टोटल 6 है नंबर्स में। फिश की बात करते हैं। तो फिश जो जिसको आप पाइसेस की कैटेगरी में रखते हैं, तो फिशेस के पास क्या है? फिशेस के पास टेल होती है। फिशेस अपनी टेल को मूव कराती है। जैसे अगर हम एक फिश का एग्जांपल बनाए हैं तो आपको पता है कि फिश के पास क्या होता है? फिश के पास देखिए ये टेल होती है। इसकी बात करें, ये टेल, तो ये टेल जो है ये क्या करती है? ये पानी के अंदर उसको मूव कराती है। इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन मोशन। तो स्ट्रीम लाइन मोशन को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने में ये टेल मदद करती है फिशेस की। और ये किस फाइलम का मेंबर होती है? ये कॉर्डेटा का मेंबर है। तो याद रखेंगे फिशेस यानी कि पाइसेस जो है वो कॉर्डेटा फैमिली के अंदर आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं। बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स ये भी कॉर्डेटा का ही मेंबर है। कॉर्डेटा के अंदर ही आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। इनके पास क्या होता है? इनके पास हॉलो बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियां होती हैं इनके पास, हॉलो बोन्स होती हैं विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स ये जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ पाते हैं। याद रखेंगे इनकी बोन्स कैसी होती हैं? इनकी बोन्स हॉलो होती हैं। और ये मेंबर कहाँ के हैं? ये मेंबर है कॉर्डेटा के।
पैरामीशियम की बात करते हुए हमने पीछे देखा कि पैरामीशियम के केस में यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इन सीलिया की वजह से ये क्या करते हैं, ये मूव कर पाते हैं। और अगर ये सीलिया की वजह से मूव कर पा रहे हैं तो पैरामीशियम को हम कहाँ रख सकते हैं? पैरामीशियम एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, अमीबा की तरह ही एक ये प्रोटोजोआ है। सीलोफोरा ये फाइलम का मेंबर होता है। हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा के पास आपने देखा कि इसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स की वजह से मूव करता है। और हाइड्रा जो आप देख रहे हैं ये निडेरिया फाइलम का मेंबर है। स्नेक्स की बात करते हैं। स्नेक्स भी कॉर्डेटा का मेंबर है। कॉर्डेटा ये एक फाइलम है जिसके ये मेंबर होते हैं। और स्नेक्स के पास बॉडी मूवमेंट के लिए क्या है? इसके पास भी ठीक अर्थवॉर्म के जैसा ही मूवमेंट है। ये भी वेव लाइक मोशन करते हैं। क्या करते हैं? ये भी बेटा वेव लाइक मोशन करते हैं। इनमें भी क्या होते हैं? इनमें भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन के नीचे, जो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं। सो आई होप कि आपको ये स्लाइड भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को समझते हैं। तो आपने मूवमेंट के बारे में अभी समझा, हमने यहाँ पर बॉडी मूवमेंट की भी बात करी। बॉडी मूवमेंट का मतलब है कि बॉडी का कोई पार्ट मूव कर सकता है और लोकोमोशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है। ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन जो आप देख रहे हैं आर ओनली पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। अब देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर पा रहा है तो हमें इस बात को समझना होगा कि ऑर्गेनिज्म तभी मूव कर सकता है, लोकोमोशन हम तभी बताएंगे जब उसके पास स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। तो इन दोनों का ही कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा जिसकी वजह से बॉडी का मूवमेंट हमें दिखाई देगा। तो चलिए अब इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर एक स्केलेटल सिस्टम बनाया गया है। एक ये स्केलेटल है जो आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज द हार्ड सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द एनिमल बॉडी। यानी कि किसी एनिमल बॉडी के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम आप देख रहे हैं वो कैसा है? वो हार्ड है। बोन्स हार्ड होती हैं, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। CA3PO4 होल्ड ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। सो कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई है आपकी बोन्स, इसलिए क्या है? हार्ड है। इसके बाद सपोर्टिव, सपोर्टिव इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका ढांचा है, पूरा का पूरा जो स्केलेटल है, ये आपको सपोर्ट करता है। अगर आप खड़े हो रहे हैं, अगर आप बैठ पा रहे हैं, अगर आप चल पा रहे हैं, तो ये स्केलेटल सिस्टम ही है। ये बोन्स और कार्टिलेजेस का बना हुआ आप कह लीजिए एक स्ट्रक्चर है जो आपको मूवमेंट कराने में सपोर्ट करता है। और इतना ही नहीं, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है कई सारे एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि आपकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर बहुत सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिवर है, हार्ट है, किडनीज हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो इन सभी ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना, शॉक एब्जॉर्ब कराना, शॉक से बचाना, इस तरह के प्रोटेक्शन में भी स्केलेटल सिस्टम बहुत मदद करता है। सो आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं वो टोटल कितनी है स्टूडेंट्स? वो 206 बोन्स होती हैं। और अगर ये 206 बोन्स होती हैं और साथ के साथ में कुछ कार्टिलेजस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मिलकर क्या करेंगे? ये मिलकर आपके स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये कार्टिलेजेस क्या होते हैं तो हमें समझना होगा कि कार्टिलेजेस जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में कुछ ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर ही होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके जो ईयर्स हैं, ईयर्स का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पिन्ना वाला रीजन, ये क्या है? ये कार्टिलेज है। आपके नोज, नोज की अगर आप बात करें तो ये आपके क्या है? दोनों नॉस्ट्रल्स हैं। तो नॉस्ट्रल्स के बीच में ये जो आप एक सेपरेटिंग लाइन देख रहे हैं जिसको आप नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं, ये नेजल सेप्टम भी एक तरह का कार्टिलेजस स्ट्रक्चर है। सो आई होप कि आपको ये सभी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम में हम स्केलेटन को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। देखिए, अ स्केलेटन इज एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट। तो अगर कभी मूवमेंट कराना है तो उसमें स्केलेटल सिस्टम काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाता है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है
और साथ के साथ में शेप, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है जिससे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट मिलता है। द स्केलेटल इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये जो स्केलेटन आप देख रहे हो ये हड्डियों का बना हुआ है, हालांकि यहाँ पर कार्टिलेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब देखिए जो बोन्स होती हैं अगर ये आपस में जुड़ रही हैं तो एक बहुत ही स्पेशल तरीके से जुड़ती हैं, ठीक है, ये हमें समझना होगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो बोन्स जुड़ती हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये जॉइंट्स के थ्रू जुड़ रही हैं। These joints facilitate various types of movements. कई तरह के जॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली हम 4 तरह के जॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कहीं पर आप देखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कहीं पर फिक्स्ड जॉइंट हो रहा है, कहीं पे पाइवोट जॉइंट है, कहीं पे कोई जॉइंट है। तो इस तरह से हमें जॉइंट्स के बारे में भी स्टडी करनी है। इसके बाद देखिए जो हायर एनिमल्स होते हैं, तो हायर एनिमल्स में अगर कभी मूवमेंट पॉसिबल हो रहा है तो हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर बोन्स, बोन के साथ साथ मसल्स, मसल्स के साथ साथ कार्टिलेजेस, ये सभी मिलकर एक साथ जब कंबाइन होते हैं तभी कोई जो ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म, वो मूव कर पाते हैं, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई बड़े से बड़ा एनिमल। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम में जब हमने बात की स्केलेटन के बारे में, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मसल्स के बारे में और समझते हैं कि आखिरकार मसल्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए मसल्स के बारे में बताया जा रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं कि मसल्स के बारे में बताया जा रहा है कि मसल्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट। तो मूवमेंट कराने में मसल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये मसल्स जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में मायोसिन प्रोटीन की बनी होती हैं। यहाँ पर आपको मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन आप कहेंगे कि टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिन देखने को मिलेगा, प्रोटीन है। या फिर अगर हम बात करें कई सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बनी होती है। इसके बाद देखिए मसल्स में बी अटैच टू बोन्स, ह्यूमंस की बात हो रही है, मे वर्क अलोन इन अर्थवॉर्म्स। यानी कि जो मसल्स होती हैं ये बोन्स के साथ अटैच होकर भी वर्क करती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो आपकी स्किन पर जो भी मसल्स हैं वो हमारी बोन्स के साथ क्या होंगी, वो चिपकी होंगी। यानी कि बोन्स के ऊपर मसल्स है, मसल्स के ऊपर आपको फिर आपकी ये जो डर्मा की लेयर है यानी कि स्किन की जो लेयर है वो आपको दिखाई देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बोन तो होती ही नहीं, और अगर बोन नहीं है लेकिन वहां पर जो मसल्स हैं वो बिना बोन के वर्क कर पा रही हैं। तो अर्थवर्म के अंदर कोई भी बोन नहीं है लेकिन अर्थवर्म के अंदर मस्क्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मसल्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। सो आई होप कि आपको ये सब बातें भी अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने मसल्स को समझा है तो अब हम कार्टिलेजेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्टिलेजेस क्या होते हैं। Part of skeleton that is not hard as bones and can be bent as cartilage. अब देखिए कार्टिलेज जो है ये बोन जितने हार्ड नहीं है, बोन जितने रिजिड नहीं है, लेकिन इनके अंदर बेंडिंग पॉसिबल। अगर आप देखिए आप अपने कान को अगर आप इस तरह से करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कान क्या है, पिन्ना वाला रीजन है, इसके अंदर मूवमेंट हो पा रहा है। यानी कि आप बेंड करा सकते हैं। आप अपने नोज को भी ऐसे ऐसे करेंगे तो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्टिलेज आप देख रहे हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बोन जितने हार्ड नहीं है, लेकिन इनके अंदर कहीं न कहीं मूवमेंट देखने को मिलता है, बेंड हो सकते हैं, बेंडिंग हो सकती है। दे आर फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ द ईयर, द टिप ऑफ द नोज एंड द टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो इन जगहों पर आपको कार्टिलेजेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए जब हमने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ लिया, तो हमारे इस सेशन में क्योंकि आज हम स्केलेटन सिस्टम को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो अब हमें स्केलेटन सिस्टम के सिग्निफिकेंस को भी समझना ज़रूरी है, कि आखिरकार ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये किस तरीके से हमें मदद कर रहा है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। आप जानते हैं कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर है, अगर हम बात करें किडनी है, या फिर अगर हम बात करें हार्ट है, तो ये कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा हार्ट, तो इन अगर सेंसिटिव ऑर्गन्स के ऊपर कोई चोट लगी तो ऐसे में ये डैमेज हो सकते हैं, ये अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। द सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट पार्ट्स। कई सारे डेलिकेट पार्ट भी हैं आपकी बॉडी के अंदर जिनको ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अपनी आईज की बात करें, आईज बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर एक फ्रेमवर्क होगा बोन्स का बना हुआ तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट बिकॉज बोन्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम।
आपको पता है कि ये जो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है ये बोन्स का बना हुआ है। अगर आप मूव कर पाते हैं, आप अपने हाथों का मूवमेंट कर पा रहे हैं, आप अगर चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं, वो क्योंकि बोन्स का बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, स्केलेटन सिस्टम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स। अब अगर बोन्स ही नहीं होंगी, तो आखिरकार हायर ऑर्गेनिजम्स में मसल्स किसके साथ फिर अटैच करेंगे? तो इसलिए मसल्स क्योंकि अटैच हो रही हैं किसके साथ? बोन्स के साथ, तो हमें समझना है कि यहाँ पर भी स्केलेटल सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इट गिव्स द बॉडी इट्स शेप, लुक एंड फॉर्मेट। यानी कि बॉडी का जो शेप होता है, बॉडी की जो बनावट होती है, बॉडी का अपीयरेंस कैसे होगा, कैसे कोई शख्स दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों का जो बॉडी का शेप होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट है। बोन्स तो सभी के अंदर 206 आपको देखने को मिलेंगी आइडल केस के अंदर, लेकिन जो साइज है, जो शेप है, स्ट्रक्चर जो है, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। इट हेल्प्स इन फेशियल एक्सप्रेशन। आप अगर कभी कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई फेशियल एक्सप्रेशन है, तो वहां पर भी ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो मदद करता है, क्योंकि आपके फेस के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इतना ही नहीं, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग बाय रेगुलेटिंग द चेस्ट वॉल्यूम। जो चेस्ट का वॉल्यूम होता है, आपको पता है कि आपके लंग्स के ठीक सामने बहुत सारी रिब्स आ रही हैं। ये जो रिब्स होती हैं, ये पीछे जाके आपके कहीं न कहीं बैकबोन से जुड़ी हुई, आपके स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन से ये जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ब्रीदिंग रेगुलेट होती है। याद रखेंगे कि अगर लंग्स के ठीक सामने ये रिब्स नहीं होंगी, तो लंग्स इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, डैमेज हो सकता है। तो कहीं न कहीं ब्रीदिंग को भी रेगुलेट करता है। जब आप लंग्स के अंदर जब हवा भरती है, तो ये जो आप आगे का पोर्शन देखते हैं स्टर्नम की इधर जो पूरी रिब्स आपकी दिखाई देती हैं आपको, ये कहीं न कहीं इनमें हल्का-फुल्का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर लास्ट में बात करें, तो प्रेगनेंसी जब होती है, तो ऐसे में यूट्रस के जो मसल्स होते हैं, वो थोड़े से आपस में क्या करते हैं, वो एक्सपेंशन करते हैं, जिससे बेबी जो है, वो मदर के वोम से आसानी से बाहर आ पाए। तो ऐसे में नेचुरल प्रेगनेंसी के केस में भी अगर बात की जाए, तो यूट्रस को स्केलेटल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। सो आई होप कि ये सभी के सभी पॉइंट्स जिसमें हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस करा है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट्स को, कि आखिरकार जॉइंट्स क्या होते हैं। अब आप देखिए कि अगर कभी बोन्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे जॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो जॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये बोन्स के साथ ही कनेक्टिविटी है। तो जब भी कभी बोन्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो जॉइंट्स के थ्रू ही जुड़ेंगे। अब आइए समझते हैं कि ये क्या है। जॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन आर फिटेड टुगेदर टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। तो जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर स्केलेटल सिस्टम के 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट आपस में मिलते हैं और मूवमेंट को पॉसिबल करवा पाते हैं। तो उसे हम कहते हैं जॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर पा रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये मेरा जो शोल्डर का ये जो हिस्सा है और यहाँ पे जो मेरी आर्म है, अगर ये मूव कर पा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे कोई जॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर पा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई जॉइंट होगा। तो इन जॉइंट्स को ही हमें डिस्कस करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, हिप जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है, नी का जॉइंट है, तो ये सब क्या है? ये सब जॉइंट है। और जॉइंट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये अब हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस फिगर में, यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो देखिए ये आपका शोल्डर है। शोल्डर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, इस बोन को हम कहते हैं ह्यूमेरस। और यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये शोल्डर के ठीक इधर अगर आप थोरेसिक कैविटी में देखें, तो यहाँ पर एक बोन है जिसको कहते हैं स्कैपुला। तो ये ह्यूमरस और स्कैपुला आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक्रोमियन करके भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये ग्लैनो ह्यूमेरल जॉइंट है। तो ग्लैनो ह्यूमेरल जॉइंट जो है, एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बेटा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का मूवमेंट कर सकता है। तो देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। तो देखिए ये राउंडेड है ना, तो ये राउंडेड जो है ये दूसरी बोन के अंदर ऐसे जाके फिट हो गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब राउंडेड मूवमेंट हो रहा है, तो वो सॉकेट बॉल और सॉकेट जॉइंट की वजह से हो पाता है। तो ये पहला जॉइंट था। इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप देखिए, तो आप अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट आप देख रहे हो, वो बॉल एंड सॉकेट का है। इट इज सीन इन द हिप्स एंड शोल्डर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। तो जो हिप्स और शोल्डर है, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकंड जॉइंट की। तो देखिए सेकंड है पाइवोटल जॉइंट या पाइवोट जॉइंट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये आपका पूरा का पूरा स्कैल्प वाला हिस्सा, ये पूरा आपका ऊपर जो चेहरा है, ये आपका फेस है पूरा, और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और अगर हम कभी अपने हेड को ऐसे मूव करा पा रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो राइट और लेफ्ट का जो मूवमेंट है, यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, ये एक इस डायरेक्शन में ही लिमिटेड है। तो ऐसे में जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। आइए पढ़ लेते हैं। अ पाइवोटल जॉइंट इज अ जॉइंट वेयर अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो देखिए ये एक सिलिंड्रिकल बोन है या नहीं है? देख रहे हैं आप, ये एक सिलिंड्रिकल बोन है जो कि इसके अंदर मूव कर रही है। इट जॉइंट्स द नेक टू द हेड। तो जो नेक होता है उसे हेड के साथ कनेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। It allows us to bend the head forward and backwards and turn the head to our left or right. तो आपने देखा कि हम राइट और लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं, यानी कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये जो इस तरीके का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। सो आई होप कि आपको दूसरे तरह का जॉइंट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो कि थर्ड जॉइंट है। इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पर एक हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है जिसको फीमर के नाम से जाना जाता है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर दो बोन्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। एक को टिबिया कह रहे हैं, ये आपकी लेग की बोन है, और ठीक उसके यहाँ पर अगर आप देखें एक और छोटी बोन है जिसे हम फिब्यूला कहते हैं। ये फिबुला और टिबिया ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। और देखिए यहाँ पर एक जॉइंट हमें देखने को मिल रहा है फीमर और टिबिया के बीच में। तो ये जो आप देख रहे हैं जॉइंट, इसी को कहते हैं हिंज जॉइंट। तो ये क्या है बेसिकली? हिंज जॉइंट्स ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। अगर आप अपनी टांग को देखें तो आप सिर्फ अपनी टांग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बेसिकली होता है यहाँ पर। अब जबरदस्ती आप अपनी टांग को ऐसे करें तो फिर वो गलत है। फ्रीली अगर आप देखें तो जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का मूवमेंट ही देखने को मिलता है हमारी लेग का। तो ये जो नीज और एल्बोज होते हैं यहाँ पर हिंज जॉइंट, ये देखिए अब अपनी ये वाली जो है इसको भी हम ऐसे कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एल्बो जो आप देख रहे हो, ये आपकी एल्बो है, तो ये इस तरीके का मूवमेंट करेगी। ये ऐसे और ऐसे नहीं करेगी एक तरह से, ये मेन जो फ्रीली मूवमेंट है वो ऐसे कर रही है एल्बो। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको नीज और एल्बोज के अंदर हिंज जॉइंट देखने को मिलता है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये बेसिकली हिंज जॉइंट है नी का। तो देखिए यहाँ पर ये नी लिखा हुआ है, तो ये घुटने का आपका हिंज जॉइंट होता है। और अब बात करते हैं लास्ट जॉइंट की, जो कि है फिक्स जॉइंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिक्स जॉइंट्स आर इमूवेबल। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है फिक्स, जो चीज फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली मूव तो कर नहीं सकती। तो ऐसे जॉइंट जो फिक्स्ड हैं और लाइफ टाइम तक फिक्स रहेंगे, ठीक है, इस बात को मैं समझ रहा है। ठीक है, एक आध एग्जांपल यहाँ पर ऐसे आता है जिसमें आप कहेंगे सर ये लाइफ टाइम तो नहीं फिक्स है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम बात करें अपने ओरल कैविटी की, अपने बकल कैविटी की, तो हमारे जो दांत हैं वो हमारे जॉस के अंदर एकदम हिंज्ड है। ठीक है, हिंज नहीं कहना चाहिए, सॉरी, फिक्स्ड है। तो अगर फिक्स्ड है हमारे दांत हमारे जॉस के अंदर, तो वहां पर भी एक फिक्स जॉइंट हमें देखने को मिलता है। ऐसे आप देखिए जो आपका ये आपकी स्कैल्प है, अगर हम बात करें, ये आपका स्कल है, पूरा स्कल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपकी 8 क्रेनियल बोन्स होती है, देखिए ऊपर वाले हिस्से को हम ब्रेन के क्रेनियल पोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर देखिए एक फ्रंटल, यहाँ पर एक स्फेनॉइड, एक एथमॉइड, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल। यहाँ पर ये बोन्स होती हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा जो आपका ऊपर क्रेनियम वाला सेगमेंट है वो बना है। क्रेनियम आपके ब्रेन के प्रोटेक्टिव ढांचे को कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। तो ये सभी के सभी जो बोन्स हैं वो इमूवेबल हैं, फिक्स्ड हैं। ये सभी ऐसे के ऐसे ही कनेक्टेड है, अनलेस अनटिल कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, वो अलग बात है। सच जॉइंट्स आर फाउंड इन द स्कल। तो ये जो स्कल आप देख रहे हो यहाँ पर आपको इस तरह का जॉइंट देखने को मिलेगा। अब आप देखिए आपके सामने एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर ये सभी के सभी चारों जॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है और फिक्स जॉइंट है, जिनकी हमने बात करी। ये कहाँ-कहाँ पर है आप देखिए बॉडी में। जैसे अगर बॉल सॉकेट की बात करें तो ये हिप एरिया, शोल्डर का जॉइंट है, वहां पर मिलेगा। पाइवोटल जॉइंट की बात करें तो जो हेड और नेक के जॉइंट्स है वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ऐसे हिंज जॉइंट की बात करें तो आपके एल्बो में, और फिक्स जॉइंट की बात करें तो ये आपके जो हेड वाला रीजन है वहां पर आपको ये फिक्स फॉर्म में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके जो जॉज होते हैं उनमें आपके टीथ भी फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब जब दांत टूट जाता है तो फिर नया दांत आएगा। जब नया दांत आएगा तो वो भी फिक्स्ड ही हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस बात को समझेंगे। फंक्शंस में आपको पता है यहाँ पर राउंडेड एंड होती है एक बोन, और वो दूसरे के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है अपनी कैविटी के अंदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्विवल जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर बैक और फोर्थ मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे आपने एल्बो के अंदर देखा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो
एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा प्रोवाइड कराती हैं। एक इनैक्ट एक स्ट्रक्चर है, इंटैक्टिंग वहां पर देखने को मिलती है, फिक्सिंग देखने को मिलती है, इम मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम की, तो उसे भी और ज्यादा अच्छे से स्टडी करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए, आप आगे आने वाली हायर क्लासेस के अंदर इनको बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए क्योंकि हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि अगर कभी एक्सियल सिस्टम के पार्ट पूछ लिए जाएं तो हमें पता हो कि वो क्या क्या होता है। तो देखिए, आपके एक्सियल सिस्टम के अंदर आपका स्कल, ठीक है, आपके जो लैरिंजियल स्केलेटन होते हैं ये, आपका वर्टिब्रल कॉलन, और आपका आप देखिए यहाँ पे थोरैसिक कैज, जो ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये जो आप देखिए यहाँ पर ये जो हल्का ग्रीन कलर का करा हुआ है ना, तो ये जो हाइलाइट किया गया है, ये आपका पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है और ये इसके पार्ट होते हैं। तो आपने देखा कि बेसिकली क्या-क्या है यहाँ पर। द एक्सियल स्केलेटन इन ह्यूमन बीइंग्स इज प्रेजेंट अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मेन एक्सिस का मतलब, अगर आप इस तरह से देखें कि अगर ये इस तरह से कोई अगर बॉडी है, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं मेन एक्सियल, ठीक है? अगर आप बीच से इसको काट दें, तो उसके रेफरेंस में यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है? तो आपने देखा कि यहाँ पर ये इस एक्सिस के अबाउट देखा जा रहा है। टोटल 80 बोन्स होती हैं यहाँ पे। भाई आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं, तो 206 को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक 80, और इसके अलावा जो बच गई, वो कितनी हो गई? अब आपको पता है, यहाँ पर बच गई हमारी 126 बोन्स। तो जो 80 बोन्स आप देख रहे हो, ये आपके एक्सियल के अंदर आएँगी, और जो 126 होंगी, ये दूसरे वाले सिस्टम में आएँगी, जो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है? देखिए, these 80 bones collectively form the skull, vertebral column, sternum and ribs। तो इन सभी के अंदर आपको एक्सियल सिस्टम देखने को मिलता है। इसके बाद जब दूसरे सिस्टम की बात करें, तो वो है स्टूडेंट्स एपेंडिकुलर सिस्टम, यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर देखिए क्या है, अब ये जो हाइलाइट हो रहा है पोर्शन, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, एक्सियल को छोड़ दीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये वाले लिम्स वाले आपको दिख रहे हैं पूरे के पूरे। ठीक है? इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये जो पेल्विक गिर्डल है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली शोल्डर गिर्डल है, अपर लिम्स है, पेल्विक गिर्डल है, और इसके अलावा लोअर लिम्स है। ये सभी मिलाकर आपके एपेंडिकुलर सिस्टम को बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल कितनी बोन्स हैं, तो आपने देखा कि जो 126 बोन्स हैं, वो यहाँ पर आती हैं, और 80 जो बोन्स थी, वो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आ रही थी। लेकिन एपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर आपके यहाँ पर आती हैं 126 बोन्स। ये जो हैं, ये एक एपेंडिकुलर स्केलेटन को कंप्लीट करती हैं। इसके अंदर आपको आपके हाथों की हड्डियाँ, आपके पैरों की हड्डियाँ, अपर जो एक्सट्रीमिटी है वो, लोअर जो एक्सट्रीमिटी है वो, शोल्डर गिल्डल, और इसके अलावा जो आपका पेल्विक गिल्डल है, वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। सो इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बॉडी मूवमेंट को, लोकोमोशन को, स्केलेटल सिस्टम को हमने बहुत ही बारीकी से समझा है। एंड आई विश कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, सो आई विश कि आप सभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।